चलो चलो चलो, चैप्टर नंबर 19 एक गरीब सा चैप्टर है, चैप्टर में कोई दम तो है नहीं, लेकिन हम इस चैप्टर का अच्छे से क्विक रिवीजन करके रैप अप करते हैं, सो दैट यू विल हैव दिस चैप्टर विथ यू व्हेनेवर यू वांट टू रिवाइज इट अप। चलिए, चैप्टर 19 के अंदर हमने क्या पढ़ा? दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज। यहां पे बहुत सारे इंटरमीडियरीज की बात की हमने, कस्टोडियन, सीआरए, डिबेंचर ट्रस्टी, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, जीपी, एफपीआई, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर टू एन इशू। आपसे मैंने अपेक्षा की थी घर जाके आपने एक चार्ट बनाया होगा, बनाया क्या? मुझे बताओ 25 करोड़ किसका होता है? सीआरए 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 सीआरए। 25 करोड़ किसका है? सीआरए का है। 10 करोड़ किसका है? डिबेंचर ट्रस्टी। फिर उसके बाद में 5-5 2 का है, कितने का? मर्चेंट बैंकर और पोर्टफोलियो मैनेजर। चलिए यहां पर आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स हिट टुवर्ड्स ऑल द इंटरमीडिएट्स वन बाय वन। यहां पे मैं रोल्स रिस्पांसिबिलिटीज पे फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है? वो आपको 100% रीड के जाना है, ये नहीं कि सर ने पढ़ाया स्किप कर देने का है। अपन ने रेगुलर लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है, वैसे पढ़ के जाना है। अभी हम क्विक रिवीजन में फोकस कर रहे हैं, इस पे इस पे इस पे और इस पे, सो दैट ये आपको याद रहे। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। रुक जाओ, कुठे गेला? 19, yes. Merchant banker. सबसे पहले definition, merchant banker refers to any person who is engaged in the business of issue management. काल गधों काल ध्यान रखने का। Merchant banker refers to any person who is engaged in the business of issue management. Issue management कैसे करेगा? Either by arrangement, acting or advisory. AAA. इशू मैनेजर, मर्चेंट बैंकर refers to any person who is engaged in the business of issue management. अब वो इशू मैनेजमेंट कैसे कर सकता है? इशू मैनेजमेंट कर सकता है AAA से, अरेंजमेंट से, एक्टिंग से या एडवाइसरी से। अरेंजमेंट फॉर व्हाट? फॉर बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग ऑफ सिक्योरिटीज, एक्टिंग एज मैनेजर, कंसल्टेंट और एडवाइसर, और एडवाइसरी कौन सी? कॉर्पोरेट एडवाइसरी सर्विसेज। तो मर्चेंट बैंकर refers to any person who is engaged in the business of issue management. इशू मैनेजमेंट करेगा either by AAA, arranging, advising और acting as consultant, manager, advisor, advising corporate advisory services and arranging for buying, selling of security, subscribing of securities. Easy. इसका ईयर क्या है? 1992। मतलब आते ही सेबी ने बनाया था मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992, और इसका नेटवर्थ रिक्वायरमेंट इज 5 करोड़। 5 करोड़ नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है। ईयर ऑफ रेगुलेशन इज 1992, मर्चेंट बैंकर। फिर आते हैं रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। इसमें दो हैं, एक है रजिस्ट्रार टू एन इशू और एक है शेयर ट्रांसफर एजेंट। रजिस्ट्रार टू एन इशू, शेयर ट्रांसफर एजेंट। अगर मुझे सिर्फ रजिस्ट्रार की तरह काम करना है, नेटवर्थ इज 25 लाख। मुझे सिर्फ शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरह काम करना है, 25 लाख। मुझे काम करना है रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, द रिक्वायरमेंट इज 50 लाख। तो मैं दोनों में से कोई भी एक एक्टिविटी करना चाहता हूं, 25 लाख, दोनों करना चाहता हूं 50 लाख। तो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट में इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर कैटेगरी 1, वहां पे एग्जामिनर को ज्ञान नहीं पेलना है कि कैटेगरी 1 में ये वो नहीं, क्या लिखा है? सिंपल, कैटेगरी 1 है तो 50 लाख, कैटेगरी 2 है तो 25 लाख। हमें पता है, अच्छी बात है। नाउ रजिस्ट्रार टू एन इशू होता क्या है? पहले इनका रेगुलेशन का ईयर क्या है? 1993। बहुत अच्छी बात है। रजिस्ट्रार टू एन इशू, रजिस्ट्रार टू एन इशू हु ऑन बिहाफ ऑफ, किसके लिए काम करेगा? बॉडी, कॉर्पोरेट, एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन। याद आ रहा है? इट, हिज, देयर, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने, राइट? सो रजिस्ट्रार टू एन इशू ऑन बिहाफ ऑफ बॉडी, कॉर्पोरेट, एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन करता क्या है? मैनेजेस द फॉलोइंग। क्या करेगा? कलेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर द शेयर, मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेशन, एंड देन असिस्ट इन फाइनलाइजिंग द basis of allotment, list of allottees and dispatch of letter of allotment, refund और certificate। समझना अच्छे से। एक कंपनी शेयर्स इश्यू करते टाइम जो भी करती है उसमें हेल्प किसका ले रही है? रजिस्ट्रार का। एक कंपनी शेयर्स इश्यू करते टाइम जो भी कर रही है उसमें हेल्प ले रही है रजिस्ट्रार का। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? एकदम, रजिस्ट्रार रिफर्स टू अ पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ बॉडी, कॉर्पोरेट, एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन करता क्या है? मैनेजेस द फॉलोइंग। पैसा कलेक्ट करना हो गया, कलेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, देयर आफ्टर मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड, देयर आफ्टर असिस्टिंग इन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज करने में, उसके बाद में लिस्ट ऑफ अलॉटी बनाने में, एंड देन डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट, सर्टिफिकेट, रिफंड, ये सब के लिए। वेरी इजी। चलो, ये हो गया रजिस्ट्रार जो पूरा मेंटेन करता है। ईयर ऑफ रेगुलेशन 93, नेटवर्थ रिक्वायरमेंट 50 एंड 25। शेयर ट्रांसफर एजेंट क्या करता है? शेयर ट्रांसफर एजेंट refers to any person. It could be a department or division also if the number of stakeholder is it exceeds 1 lakh.
अगर वो 1 लाख से एक्सीड कर जाता है तो इट वुड बी अ डिपार्टमेंट, अदरवाइज इट कुड बी एनी पर्सन. So share transfer agent refers to any department or division which does the work of SCA if the number of security holder exceeds 1 lakh. Otherwise, it is any person who, for a body corporate, करता क्या है? मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द होल्डर ऑफ एनी सिक्योरिटी. वो क्या करता है? रिकॉर्ड बनाता है होल्डर का, एंड साथ ही साथ डील्स विद ऑल द मैटर रिलेटिंग टू ट्रांसफर एंड रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज. वापस एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर ट्रांसफर एजेंट? शेयर ट्रांसफर एजेंट refers to any person or any department or division if the number of security holders are more than 1 lakh, then it will be a department division. Otherwise, any person who does what? Who maintain the record of all the security holders and who deals with all the matter relating to transfer and redemption. Transfer redemption का भी यही देखता है और रिकॉर्ड भी ये मेंटेन करके रखता है. लाइफ आसान है. 1993 50 लाख एंड 25 लाख. चल, उसके बाद में आता है बैंकर टू एन इशू. बहुत इजी है. अब 1992, 1993 और रेगुलेशन क्या गया? 1994. लाइफ इज इजी अप टिल हियर. अब ये कौन होता है? बैंकर टू एन इशू. अरे जो बैंक रिलेटेड काम करता है इशू का पूरा, तो इट कुड बी अ शेड्यूल्ड बैंक और एनी बैंक स्पेसिफाइड बाय सेबी. सेबी कोई और बैंक को भी स्पेसिफाई कर सकता है, तो इट कुड बी अ शेड्यूल्ड बैंक. ये पहले नहीं थे, बाद में अमेंड हुआ है वैसे, बट ठीक है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है. हमारे लिए तो आज की तारीख की डेफिनेशन क्या आती है कि हु कैन बी अ बैंकर टू एन इशू? एनी शेड्यूल्ड बैंक और एनी बैंक स्पेसिफाइड बाय सेबी. जो करता क्या है? हु प्रोवाइड्स ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज. बहुत ईजी. एप्लीकेशन मनी कलेक्ट किया, कॉल मनी कलेक्ट किया, अलॉटमेंट मनी कलेक्ट किया, रिफंड का काम किया, डिविडेंड वगैरह इंटरेस्ट देने का काम किया. ये सारा काम बैंकर करता है, वो सब ये करता है. लाइफ इज वेरी इजी. ईयर ऑफ रेगुलेशन 1994. नेटवर्थ रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो तो बैंक्स का आरबीआई डिटरमिन करता है. नेक्स्ट, डिबेंचर ट्रस्टी. इससे इजी कुछ हो नहीं सकता है. डिबेंचर ट्रस्टी, एक ट्रस्टी हु इज अपॉइंटेड फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय बॉडी कॉर्पोरेट. एक बॉडी कॉर्पोरेट डिबेंचर्स इशू किया है, उनके लिए जो ट्रस्टी को अपॉइंट किया वो हो गया डिबेंचर ट्रस्टी. ईयर ऑफ रेगुलेशन 1993. 1993. तो 1992, 1993, 1994, उसके बाद में वापस क्या आ गया? 1993. यहां पे गेम बिगाड़ दिया. अब डिबेंचर ट्रस्टी के अंदर मिनिमम नेटवर्थ क्या आ जाता है? 10 CR. तो मतलब मर्चेंट बैंकर का 5 CR था अभी तक, उसके ऊपर आ गया 10 CR. तो अभी तक हम 4 पढ़े, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले मर्चेंट बैंकर की बात करते हैं. 1992 का रेगुलेशन है और उसके ऊपर नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितनी है? 5 CR. फिर हम बात करते हैं नेटवर्थ रिक्वायरमेंट हो गई 50 लाख 25 लाख और उनका ईयर क्या है? 93. उसके बाद में बैंकर टू एन इशू, नेटवर्थ रिक्वायरमेंट नहीं है, ईयर क्या है? 94. उसके बाद में डिबेंचर ट्रस्टी, ईयर वापस आया 93 और नेटवर्थ रिक्वायरमेंट 10 करोड़. 10 करोड़, 10 करोड़. दिमाग में बैठ जानी अच्छी बात है, ठीक है. इस में इजी है. फिफ्थ जाते हैं. स्टॉक ब्रोकर, एनी पर्सन हु हैज ट्रेडिंग राइट ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज स्टॉक ब्रोकर. ही इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग मेंबर. इनका रेगुलेशन का ईयर क्या है? 1992. अब ये मर्चेंट बैंकर के साथ में ये भी आ गया 1992 के रेगुलेशन के अंदर. बाकी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट नहीं है. पोर्टफोलियो मैनेजर, ये अच्छी डेफिनेशन थी. पोर्टफोलियो मैनेजर रिफर्स टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट हु परसुएंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट करके ही दे रहा है. पोर्टफोलियो मैनेजर रिफर्स टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट हु परसुएंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट with the client either advises, directs or undertaker. ठीक है, either advises, direct or undertake does what? Administration and management of the portfolio, funds or even goods. I repeat again. Portfolio manager refers to any body corporate who pursuant to a contract does what? Either for a client either advises, directs or undertake the administration or management of the portfolio, फंड्स और इवन गुड्स. याद रहेगा ना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स इसके अंदर. और इसके लिए इसका रेगुलेशन ईयर एकदम गर्मा गर्म 2020 का रेगुलेशन इसका, एंड इसका नेटवर्थ रिक्वायरमेंट इज 5 करोड़. तो पोर्टफोलियो मैनेजर को हम हमारे मर्चेंट बैंकर के साथ में रखते हैं. 5 करोड़ 5 करोड़ पे. मर्चेंट बैंकर का ईयर था 1992, इसका ईयर 2020. उसके बाद में आगे बढ़ते हैं. कस्टोडियन जो कस्टडी संभालता है वो कस्टोडियन. एज इजी एज दैट. कस्टोडियन रिफर्स टू एनी पर्सन हु कैरीज ऑन और प्रपोजेस टू प्रोवाइड कस्टोडियल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट. तो कस्टोडियन रिफर्स टू एनी पर्सन हु कैरीज ऑन, हु प्रपोजेस टू प्रोवाइड कस्टोडियल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स, दैट इज कस्टोडियन. इसका नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितना है? सबको तोड़ फोड़ के ऊपर निकल गया ये 50 CR. 25 CR पे कौन बैठा था? सीआरए. लेकिन उसके ऊपर कौन है? कस्टोडियन. 50 करोड़ पे. संभालना अपने आप को, ठीक है, मैं भी संभाल रहा हूं, ठीक है. तो कस्टोडियन का रेगुलेशन क्या? 1996. अभी तक देखा 1992 के 2 रेगुलेशन मिल गए, 1993 के भी 2 मिल गए, 1994 का 1 मिल गया, 5 का कुछ नहीं मिला, 1996 का मिला है कस्टोडियन का रेगुलेशन. ये वो है जो नेटवर्थ में टॉप कर रहा है. ये 1996 का रेगुलेशन है, ठीक है. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एनी पर्सन, वो पान वाले की तरह जो ज्ञान बांटता है. लेकिन रुकना,
एनी पर्सन, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर refers to any person who for consideration, पैसा लेकर कर रहा है, who for consideration is engaged in the business of providing investment advices, who for consideration is engaged in the business of providing investment advice. Any person who for consideration is engaged in the business of providing investment advice to its clients, person, group of person. ठीक है, तो एनी पर्सन इंगेज द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू क्लाइंट, पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, हो गया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. रेगुलेशन का ईयर 2013. पोर्टफोलियो मैनेजर का 2020 था क्या? उसके बाद में नेक्स्ट गर्मा गर्म है 2013 का रेगुलेशन, दैट इज सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन 2013. इसका 50 लाख 5 लाख का गेम आ जाता है. जो नॉन इंडिविजुअल है उनके लिए मिनिमम नेटवर्थ 50 लाख, और जो इंडिविजुअल है उनके लिए मिनिमम नेट टेंजिबल एसेट 5 लाख. याद रहेगा, ऐसा 3 लोगों के लिए अजीब अजीब सा. ठीक है, 50 लाख 5 लाख ये हो गया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट का हम पढ़ चुके हैं, कितना था? 50 लाख 25 लाख. और ऐसा ही एक और आने वाला है 25 लाख 1 लाख आएगा क्या? यस. रिसर्च एनालिस्ट. हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम लोग वापस ज्ञान पेलते हैं. ये लो, ये होल्ड करो, ये बेचो, ये प्राइस टारगेट से ये सब चीजें देखते हैं. क्या करते हैं? रिसर्च एनालिस्ट refers to any person who primarily is responsible for preparing, publishing, providing what? Research report. Preparing and publishing research report and providing research report. उसके बाद में they are also responsible for giving what? Buy, hold, sell. Giving price, target. उसके बाद में they also give opinion on public offer. ये 5 चीजें जो करते हैं वो है रिसर्च एनालिस्ट. इनका रेगुलेशन है 2014 का. देखो अच्छे से, 2013 का गर्मा गर्म रेगुलेशन था. 2020 तो पोर्टफोलियो मैनेजर सबसे लेटेस्ट है. उसके बाद 2013 का था क्या? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. फिर 2014 मिल गया हमको रिसर्च एनालिस्ट. और रिसर्च एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की बात आता है, वहां पर है रिक्वायरमेंट नेटवर्थ का रुकना 50 लाख 5 लाख. जो कॉर्पोरेट्स टाइप है उनके लिए 50 लाख, और जो इंडिविजुअल टाइप है उनके लिए 5 लाख नेट टेंजिबल एसेट. यहां पर भी वैसा ही है. कॉर्पोरेट जो है कंपनी एलएलपी उनके लिए रखा है 25 लाख, और जो इंडिविजुअल उनके लिए 1 लाख. इतने से पैसे में आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते. झोला लो, घूम जाओ, बहुत जबरदस्त. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 10th के ऊपर. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. ये हमारे कस्टोडियन के बाद में सेकंड टॉप करने वाला है. नेटवर्थ इज ऑफ 25 करोड़, और इनका रेगुलेशन इज 1999. रुको, मुझे एक बार रेगुलेशन में कंफ्यूजन हो रहा है. 92 पे 2 है, 93 पे 2 है, 94 पे 1 है, 95 पे कोई नहीं है, 96 पे है, और फिर सीधा 99 पे है. ठीक है, और नेटवर्थ रिक्वायरमेंट का 25 करोड़ हो गया. व्हाट इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? इट रेफर्स टू अ बॉडी कॉर्पोरेट हु इज engaged in or proposes to be engaged in, who is engaged in or proposes to be engaged in what? Business of rating of securities. रुकते हैं यहां पे, रुक जाओ. Credit rating agency refers to a body corporate who is engaged in or proposes to be engaged in the business of credit rating, business of rating of securities of listed companies or proposed to be listed companies on a recognized stock exchange, on any companies which are listed or proposed to be listed on recognized stock exchange. वापस एक बार, credit rating agency refers to a body corporate which is engaged in or proposes to be engaged in the business of rating of securities of companies which are listed or proposed to be listed on recognized stock exchanges. Okay, ईयर ऑफ रेगुलेशन 1999 पे यूनिकली खड़े हैं, और 25 करोड़ के नेटवर्थ रिक्वायरमेंट के साथ सेकंड लिस्ट पे टॉप कर रहे हैं. लिस्ट पे सेकंड टॉप कर रहे हैं. 11th, डीपीडीपी क्या है? ये डीपीडीपी वही पुराना पॉइंट, एजेंट इंटरफेस. इट इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड इट इज एन इंटरफेस बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर. डीपी का रेगुलेशन पहले पुराना था, अब हो चुका 2018 का. सेबी डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018. कोई नेटवर्थ पढ़ना नहीं है. और लास्ट आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर चैप्टर 2 ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो रेगुलेशन 2019 एंड डीम्स टू बी अ intermediary under SEBI Act. So any person who is registered under Chapter 2 of FPI Act and who is deemed to be a intermediary under SEBI Act, registered under Chapter 2 of FPI Act and deems to be an intermediary under SEBI Act, that is a FPI. इसका रेगुलेशन 2019 का है. इंटरमीडियरी की कोई इसकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है. रुक जाओ, कंफ्यूज हो गया मैं तो. 2019 तो 2020 कौन था? पोर्टफोलियो मैनेजर. उसके पहले 2019 में आ गया FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. इसके पहले फिर क्या है? 2018 का भी है. तो 20 में भी कुछ हुआ है, उसके बाद में 2019 का भी एक मिल गया FPI, 2018 का भी आ गया क्या? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड डिपॉजिटरी का रेगुलेशन. इसके बाद सीधा 14 और 13 है क्या? है ना, 14 और 13 रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट. इसके बाद में सीधा 99 है क्या? 99 कौन है? CRA. ठीक है, उसके बाद 96
कस्टोडियन है क्या? यस। उसके बाद में 94, 93 के दो हैं, 93 के दो हैं, 92 के भी दो हैं। तो 92 के दो, 93 के दो, 94 का एक। मुझे बताओ 92 का कौन है? मर्चेंट बैंकर और स्टॉक ब्रोकर। 93 के दो, सेकंड और फोर्थ कौन था? डिबेंचर ट्रस्टी और रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट है क्या? पक्की बात। अब ये हो गए 94 बैंकर टू एन इश्यू। ये पूरा गेम ओवर हो गया क्या? चलो नेटवर्थ की बात करता हूं मैं अगर, तो नेटवर्थ में टॉप कौन करता है? 50 करोड़ से कस्टोडियन, 25 करोड़ से सीआरए, 10 करोड़ से डिबेंचर ट्रस्टी, 5-5 करोड़ के दो मर्चेंट बैंकर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर। ये हो गया। फिर 3 लोग आते हैं, रुको 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 एक मिनट, मुझे मैं बता रहा हूं कुछ, मुझे बताओ मैं गलत कहां पे हो रहा हूं। 3 लोग आते हैं, एक आते हैं 50 लाख और 5 लाख, नहीं 50 लाख 25 लाख। उसके बाद में दूसरे आते हैं 25 लाख 5 लाख, 25 लाख 1 लाख, 50 लाख और 5 लाख और 25 और 1। ठीक है, तो आप बता रहे हो क्या होता है? सबसे पहले आ गए 50-25, पहले 50-25 को क्लोज कर दिया आपने कि सर यहां कंफ्यूजन नहीं है, रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट कैटेगरी 1-2 की बात है, ये हो गया। फिर 2 में कंफ्यूजन होता है हमको, रुको, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट। रुको रुको, मुझे पहले बताओ इसमें से पहले कौन आएगा? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उसका रेगुलेशन 2013 का है, रिसर्च एनालिस्ट 2014। अब इनके नेटवर्थ रिक्वायरमेंट पे देखते हैं हम लोग, तो 50 लाख 5 लाख और 25 लाख 1 लाख। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर 2013 का रेगुलेशन 50 लाख 5 लाख, रिसर्च एनालिस्ट 2014 का रेगुलेशन 25 लाख 1 लाख। अब ये 55, 25, 1 क्या होता है? यहाँ पर जो भी कंपनीज या एलएलपीज हैं उनको 50 लाख का देते हैं, और जो इंडिविजुअल्स पार्टनरशिप्स वगैरह होते हैं उनको 5 लाख देते हैं, और वैसा ही नीचे चल जाता है हमारा 25 लाख और 1 लाख के अंदर। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? ये सब दिमाग में बैठा तो कोई चीज़ आपको परेशान कर नहीं सकती है। एडिशनल टॉपिक के अंदर हमने एक चार्ट पढ़ा था अच्छे से, ठीक है, सुनो। कोई है? नहीं, चलो हम लोग तो एडिशनल टॉपिक पे चलते हैं। कुछ भी क्या, चलिए एडिशनल टॉपिक्स के अंदर हमने जनरल चीज देखी, और एक बहुत खास चीज जो एडिशनल टॉपिक के अंदर हमने देखी वो देखी थी विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर प्रोसीजर दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरी का। सबसे पहले क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है? ये इंसान लड़ रहे हैं कि कुत्ते लड़ रहे हैं? मिक्स है थोड़ा, है ना, मिक्स हो रहा था थोड़ा शायद। चलिए इधर आओ, चलो इधर आओ, नहीं फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यस पीपल, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले अगर आपको अप्लाई करना तो आपको रजिस्ट्रेशन देना है, लेकिन मुझे बताओ क्या मैं सीधा, मैं एक इंटरमीडिएट बनना चाहता हूं, क्या मैं सीधा सेबी को रजिस्ट्रेशन देता हूं? नहीं, अपन प्रोसेस क्या है, अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आता है कि हम पहले देते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एज द केस में भी उनको हम लोग देते हैं। वो चेक करते हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके बाद में दे विद देयर रिकमेंडेशन फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू सेबी। अब यहाँ पे सेबी देखता है कि हाँ ठीक है, एप्लीकेशन में ऐसा 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 है, ठीक है। सेबी को अगर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगनी है तो मांग सकता है क्या? हाँ, हमारे पे ड्यूटी की वो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। उसके बाद में सेबी को लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना है आपका, तो सेबी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी एप्लीकेशन दे सकता है। फिर मतलब सेबी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है आपके ऑफिस वगैरह का, और आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है। ये सब करने के बाद सेबी डिसाइड करेगा कि वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट। अगर सेबी को लगता है कि वो रिजेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन रिजेक्ट करेगा तो आपको समय देगा ना करेक्शन करने का। डिपेंड करता है रिजेक्शन क्यों हो रहा है। अगर रिजेक्शन हो रहा है बिकॉज यू हैव गिवन सम फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा फॉर करेक्शन। यू हैव गिवन सम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा फॉर करेक्शन, और यहां तक कि आप 1 साल तक एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते। लेकिन वहीं अगर ऐसा है कि नहीं, आपने कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी थी, या फिर किसी और कारण से हम आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम आपको समय देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, आप करेक्शन कर लो। आपने करेक्शन करना चाहते थे वो कर लिया, उसके बाद हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ग्रांटिंग ऑफ सर्टिफिकेट, आपको अगर हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो यहां पर हम ग्रांट कर सकते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कुड बी कंडीशनल, अगर हमें लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है तो उस केस में हम आपको कंडीशनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और अगर नहीं चल रहा है तो हम आपको फाइनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं।
अगर एक इंटरमीडियरी को मस्ती है कि उसको मल्टीपल सर्विसेज देनी है तो उसके लिए उसको क्या लेना होगा, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना होगा। लेकिन हर बार उसको फॉर्म ए ऑफ शेड्यूल 1 भर के देना नहीं होगा, वो उसको एक ही बार भरना होता है, बार बार बस सभी को एप्लीकेशन देनी होगी। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपका स्टेटस या आपका कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज कर रहे हैं, जैसे कि हमने एज एन इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन करवाया था, बट फिर हमारा स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें। स्टेटस मतलब मैं एलएलपी था, अब मैं कंपनी बनना चाहता हूं, मैं प्राइवेट कंपनी था, मैं पब्लिक कंपनी बनना चाहता हूं, मैं कोई भी स्टेटस चेंज कर रहा हूं, या मैं कॉन्स्टिट्यूशन, हम 4 लोगों ने मिलकर बिजनेस बनाया था, अब हम उनमें से 2 को निकाल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेटस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेबी का अप्रूवल लेना होगा। लेकिन अगर सेबी ने सम नंबर ऑफ डेज, कितने 60 डेज में आपको रिप्लाई नहीं किया तो हम क्या मानेंगे, उनकी हाँ है, उनका डीम्ड अप्रूवल आ चुका है। और ट्रांसफर ऑफ एक्टिविटीज टू अनदर इंटरमीडियरी, अगर कोई व्यक्ति है जिसका रिन्यू के टाइम पे फिर उसका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो चुका है तो उसकी जो एक्टिविटी है क्लाइंट से वो दूसरे के पास ट्रांसफर कर सकता है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस फ्रॉम द क्लाइंट से कोई पैसा लिए बिना आप ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हमने जनरल ऑब्लिगेशन भी देखी थी और रिड्रेस ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस भी देखा था, कुछ खास नहीं देखा इसमें। जनरल ऑब्लिगेशन में हमने देखा कि हर एक इंटरमीडियरी को 1 अप्रैल को एक सर्टिफिकेट देना होता है कि पूरे साल भर हमने कंटिन्यूस बेसिस पे सारा का सारा कंप्लायंस किया है, वी आर नॉट इन एनी नॉन कंप्लायंस। उसके अलावा हमें एक और सर्टिफिकेट देना है, हमें ये जो सर्टिफिकेट सॉरी इसकी फोटोकॉपी अच्छे से डिस्प्ले करनी है, हमारे हर एक ऑफिस के ऊपर डिस्प्ले करनी है सर्टिफिकेट को, और हमारा जो कंप्लायंस ऑफिसर है उसको भी, उसके भी डिटेल्स हमें डिस्प्ले करने हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी तो इस कंप्लायंस ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं। तो जनरल ऑब्लिगेशन में 3 पॉइंट हो गए। 1 अप्रैल को हमको एक सर्टिफिकेट देना है कि हमने साल भर सब कुछ कंप्लाई किया कंटिन्यूस बेसिस पे। दूसरा पॉइंट हमें कहना है, हमें ये जो सर्टिफिकेट है, हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये हमें डिस्प्ले करना है एक सही जगह पे। फिर हमारे कंप्लायंस ऑफिसर की डिटेल भी डिस्प्ले करनी है, किसी भी इन्वेस्टर को कोई परेशानी तो वहां पे अप्रोच कर सकता है। फिर हमने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस के बारे में देखा, तो हमें क्वार्टरली बेसिस पे पूरा हिसाब देना होता है, कितने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस क्वार्टर में आए, कितने पेंडिंग थे, कितने रिड्रेस कर दिए हैं, ये सारी डिटेल्स हमको देना कंपलसरी है। उसके अलावा इसका पूरा हमें रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना है और प्रॉम्प्टली हमें सारे इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर देना है, बट नॉट लेटर देन 45 डेज। और अगर सेबी ने कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताया तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हमें इन्वेस्टर ग्रीवेंस को सॉल्व कर देना है। वापस एक बार बोलता हूँ, इन्वेस्टर ग्रीवेंस के लिए क्या कह रहे हैं ये, सबसे पहला पॉइंट, इन्वेस्टर ग्रीवेंस का कोई कंप्लेन आता है आपको 45 डेज के प्रॉम्प्टली सॉल्व करना है, मैक्सिमम 45 डेज। और अगर सेबी ने ऑर्डर किया तो सेबी जितने दिन में बोल रहा है उतने दिन में सॉल्व कर दो। दूसरा, आपको क्वार्टरली बेसिस पे इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का हिसाब पूरा देना है स्टॉक एक्सचेंज सेबी को, और आपके इन्वेस्टर ग्रीवेंस जो भी आप सॉल्व करें उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। देयर इज नथिंग इन हियर टू रीड फॉर इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज के लिए सिंपल, हमें 19 में जो लिमिट्स दे रखी है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, वी आर सुपर सॉर्टेड। आर यू ऑल विथ मी? यस, एंड हियर वी आर डन विद द फाइनल चैप्टर का फाइनल क्विक रिवीजन। आई हैव ट्राइड टू एंश्योर आपको हर एक चैप्टर का एक क्विक रिवीजन हो, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अ नाइस पेशेंस फॉर लास्ट 3 to 4 months। और हाँ, बैच खत्म नहीं हो रहा है, मिलूंगा मैं कल सुबह भी, बट हाँ चैप्टर यहाँ पे अंत होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।